नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम मालगुडी डेज की जो 31वीं शॉर्ट स्टोरी है हंग्री चाइल्ड यानी कि भूखा बच्चा, तो उसको डिटेल से देखने वाले हैं। अब केवल 2 शॉर्ट स्टोरी बची है, एक आज कंप्लीट हो जाएगी और एक आज शाम तक दूसरी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि इसके बाद जो आपके सिलेबस में मैकबेथ और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है, तो उनमें से किसी एक को डिटेल से उसकी समरी हम वो भी देख लें। तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिए कि आपको मैकबेथ देखना है या फिर अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की वीडियो चाहिए। जिसकी ज़्यादा कमेंट होगी, मतलब कि जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी, या तो मैकबेथ या अ टेल ऑफ टू सिटीज़, तो उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे और 4-5 दिन में आराम से उसको ख़त्म कर देंगे। बढ़िया डिटेल से देखेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ उसमें होगी, कोई भी नहीं छूटेगी। तो कमेंट में ज़रूर बता देना और लाइक भी कर देना, ताकि जल्दी से जल्दी हम जो भी आप कहें मैकबेथ या फिर अ टेल ऑफ टू सिटीज़ किसी को भी पूरा कर लें। तो शुरू करते हैं भूखा बच्चा। तो कहानी की शुरुआत शहर में लगे एक एक्सपो 77-78, एक्सपो का नाम है ये, एक्सपो 77-78 प्रदर्शनी से होती है। नगर की म्यूनिसिपल कमेटी ने रेलवे लेवल क्रॉसिंग के पास स्थित एक पुराने फुटबॉल मैदान में इस विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया था। पूरे मैदान में फूस के शेड बनाए गए थे और रंग बिरंगी बिजली की रोशनियों से उसे आकर्षित बना दिया गया था। आयोजकों का दावा था कि यहाँ आलपिन से लेकर मोटर कार तक हर चीज़ खरीदी जा सकती है। यहाँ पर आलपिन से लेकर की मोटर कार तक सब कुछ मिलता था। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षक एक पुरानी फोर्ड 1930 मॉडल कार थी, यानी एक कार थी मुख्य आरक्षण, मतलब वो आकर्षण जो थी फोर्ड की 1930 मॉडल, जिसे लकी टिकट वाले व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में दिया जाना था। मतलब कि लकी टिकट वाला व्यक्ति था, उसको पुरस्कार में दिया जाना था। प्रदर्शनी में लोगों को भारी भीड़ उमड़ रही थी। शहर के विभिन्न हिस्सों से विशेष बसें लोगों को यहाँ लाती थी। चारों ओर लगे लाउड स्पीकरों से फिल्में, गीत और विज्ञापन लगातार बज रहे थे। भीड़, धूल, शोर, रोशनी और अव्यवस्था ने एक अलग ही दुनिया बना दी थी। इसी प्रदर्शनी में रमन नाम का व्यक्ति घूम रहा था। वह एक चित्रकार और विज्ञापन कलाकार था। याद रखना है कि रमन कौन था, एक चित्रकार और विज्ञापन कलाकार था। भीड़ और शोर शराबे से वह बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि यदि मनुष्य के कानों में ऐसा कोई बटन होता जिससे आवाज़ बंद की जा सके तो जीवन कितना आसान हो जाता। वह प्रदर्शनी में मनोरंजन के लिए आया था, लेकिन यहाँ का वातावरण उसे नीरस और कष्टदायक लग रहा था। रमन पिछले कुछ महीनों से गहरी उदासीनता के दौर से गुजर रहा था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उसने अपनी कार्यशाला जाना भी लगभग बंद कर दिया था। इसका फायदा उसके प्रतिद्वंदी जयराम उठा रहा था। प्रतिद्वंदी कौन था यहाँ पर? जयराम, जो मार्केट गेट पर अपना काम करता था। फिर भी रमन को इससे कोई विशेष चिंता नहीं होती थी। घूमते घूमते रमन की नज़र एक स्टॉल के सामने लगे पोस्टर पर पड़ी। उस पोस्टर में एक ऐसी स्त्री दिखाई गई थी जिसके ऊपर भाग स्त्री का और निचला भाग मछली का था। यह एक मत्स्य कन्या, मतलब कि जो जल, उसे कहते हैं ना अपन की जल मछली, वो मतलब कि जो ऊपर तो शरीर होता है महिला का और नीचे रहती है मछली, जलपरी, जिसको जलपरी बोलते हैं हम। एक कलाकार होने के कारण रमन उस चित्र का विश्लेषण करने लगा। उसे लगा कि यदि उसे यह चित्र बनाने का अवसर मिलता तो वह इसे इससे अधिक सुंदर और आकर्षक बना सकता था। वह सोच रहा था कि यदि वह प्रदर्शनी के आयोजकों से जुड़ जाए तो बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन उसकी उदासीनता उसे ऐसे करने से रोक रही थी। उसी समय स्टॉल का मालिक टीन के भोंपू से लोगों को आकर्षित करते हुए कह रहा था, आइए आइए, आधी औरत और आधी मछली को देखिए, आइए आइए। रमन इस विचित्र आकर्षण को देखने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान एक दूसरी घोषणा की ओर गया। खोए हुए बच्चे की घोषणा। लाउड स्पीकर से लगातार घोषणा हो रही थी कि 5 साल का लड़का जो अपना नाम गोपू बताता है, याद रखना है कि लड़के का नाम क्या था, गोपू। गोपू बताता है अपने माता पिता की तलाश कर रहा है। उसके माता पिता सेंट्रल ऑफिस में आकर उसे ले जाएं। यह घोषणा बार बार दोहराई जा रही थी। रमन का ध्यान तुरंत उस बच्चे की ओर चला गया। उसने सोचा कि आखिर ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो मेले में खो जाते हैं, और कैसे माता पिता इतने लापरवाह हो सकते हैं। यहाँ तक कि उसके मन में यह विचार भी आया कि कहीं माता पिता ने जानबूझकर तो बच्चे को नहीं छोड़ दिया होगा। बच्चे को देखने की उत्सुकता में रमन सेंट्रल ऑफिस की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक डॉक्टर प्रदर्शनी दिखाई दी, जहाँ शीशे
शीशे के जारों में मनुष्य के हृदय, फेफड़े, गुर्दे आदि अंग प्रदर्शित किए गए थे। वहाँ मानव शरीर का एक्सरे चित्र भी लगा था। आगे बढ़ते हुए उसने एक विक्रेता से लाल गुलाबी रंग की रुई जैसी मीठी कैंडी यानी कॉटन कैंडी खरीदी। वह बहुत बड़ी दिखाई देती थी, लेकिन वजन में बेहद हल्की थी। जब उसने उसे खाना शुरू किया तो वह उसके पूरे मुंह में चिपक गई, इसलिए वह उसे हाथ में लेकर धीरे धीरे खाते हुए आगे बढ़ने लगा। अंततः रमन सेंट्रल ऑफिस पहुंच गया। वहां काफ़ी व्यस्तता थी। कर्मचारी टाइपराइटरों पर काम कर रहे थे और लोग इधर उधर जा रहे थे। उसी भीड़ के बीच एक बेंच पर एक छोटा सा लड़का बैठा था। वह लगातार अपने पैर हिला रहा था और शरारत कर रहा था। पास बैठा क्लर्क उसे बार बार डांट रहा था, चुप बैठो, ज़्यादा शोर मत करो। लेकिन लड़का हर बार अपने गोल मटोल चेहरे और सफ़ेद दांतों के साथ हंसने लगता था। उसे देखकर रमन को लगा कि उसकी उम्र 5 साल नहीं बल्कि लगभग 7 साल होगी। रमन ने अपने हाथ में बची हुई कैंडी उस बच्चे की ओर बढ़ा दी। बच्चे ने तुरंत उसे झपट कर पकड़ लिया और बड़े चाव से खाने लगा। बच्चे की इस उत्सुकता और भोजन के प्रति लालसा को देखकर रमन को वह अच्छा लगा। उसने स्नेहपूर्वक बच्चे को थपथपाया। तभी पास बैठा क्लर्क रमन की ओर देखकर पूछता है, क्या आप इसे अपने साथ ले जा रहे हैं? ऐसा वो पूछता है। सेंट्रल ऑफिस में क्लर्क रमन को बच्चे का पिता समझ लेता है। जब रमन भावुक होकर कह देता है कि वह बच्चे को ले जा रहा है तो क्लर्क उससे रजिस्टर में हस्ताक्षर करवा लेता है। क्लर्क बच्चे के खो जाने की समस्या से परेशान था। वह शिकायत करते हुए कहता है कि माता पिता अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते और ऐसे बच्चों को संभालना कार्यालय के कर्मचारियों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। रमन झूठ बोल देता है कि बच्चे की माँ बाहर इंतजार कर रही है। क्लर्क उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और रमन गोपू का हाथ पकड़ के भीड़ में निकल जाता है। जैसे ही वह बच्चे को लेकर बाहर निकलता है, उसके मन में माँ शब्द गूंजने लगता है। वह सोचने लगता है कि काश उसकी भी पत्नी होती और एक छोटा सा परिवार होता। वह स्वयं को सफल व्यक्ति मानता है। उसके पास पैसा, कार्यशाला, प्रसिद्धि और जमीन सब कुछ है, लेकिन परिवार नहीं है। यहीं से कहानी में रमन के अतीत का संकेत मिलता है। उसे डेजी नाम की स्त्री याद आती है। याद रखना कि कौन सी स्त्री? डेजी नाम की। डेजी परिवार नियोजन अभियान से जुड़ी हुई थी और गांव-गांव जाकर कम बच्चे पैदा करने का प्रचार करती थी। रमन पहले उसके साथ काम कर चुका था और दोनों के बीच प्रेम संबंध भी बन गए थे। रमन सोचता है कि डेजी गर्भवती हो गई होती और उसकी सहायता मांगती तो वह कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति होती, क्योंकि वह स्त्री लोगों को कम बच्चे पैदा करने की सलाह देती थी। इन विचारों को याद करके उसे हंसी आने लगती है। रमन को हंसता देखकर गोपू भी हंसने लगता है। जब रमन उससे पूछता है कि वह क्यों हंस रहा है तो बच्चा भोलेपन से जवाब देता है कि उसे खुद भी नहीं पता। भीड़ में चलते समय गोपू बार बार खाने पीने की दुकानों के सामने रुक जाता। प्रदर्शनी के चारों ओर मिठाइयाँ, जलेबियाँ, पकौड़ी, अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकानें लगी हुई थी। इन चीज़ों को देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है। रमन को बच्चे पर दया आती है। वह उससे पूछता है कि क्या वह कुछ खाना चाहता है। गोपू तुरंत हाँ कर देता है और एक मिठाई की दुकान की ओर इशारा करता है। रमन उसके लिए मिठाई खरीद देता है। बच्चा बड़े चाव से उसे खाने लगता है। जब मिठाई समाप्त हो जाती है तो रमन उसे आइसक्रीम भी खिलाता है। खुद भी एक आइसक्रीम लेकर वह बच्चों का साथ देता है। इस दौरान रमन अनुभव करता है कि जो उदासी, अकेलापन और बोरियत उसे कई महीनों से परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही है। गोपू को खुश देखकर उसे भी खुशी महसूस होने लगती है। वह सोचता है कि शायद पिछले जन्म में यह उसका बेटा रहा होगा। अब उसके मन में बच्चे के प्रति सच्चा अपनापन पैदा होने लगता है। रमन बच्चे को खुश करने के लिए और भी चीज़ें करने की सोचता है। वह उसे एक बड़े झूले पर बिठाने का प्रस्ताव रखता है। गोपू तुरंत तैयार हो जाता है। दोनों झूले पर बैठ जाते हैं। झूले के चलने की प्रतीक्षा करते हुए रमन के मन में अनेक कल्पनाएं जन्म लेने लगती है। वह सोचता है कि शायद यह बच्चा अनाथ हो और अब वह उसे अपना बेटा बना लेगा। वह कल्पना करता है कि गोपू उसे डैडी या अप्पा कहकर बुलाएगा। धीरे धीरे रमन अपने मन में पूरा एक काल्पनिक परिवार बना लेता है। वह सोचता है कि यदि कोई उससे पूछे कि यह बच्चा कौन है तो वह गर्व से कहेगा, यह मेरा बेटा है। झूले पर बैठा रमन फिर डेजी को याद करता है। वह कल्पना करता है कि यदि कोई बच्चे की माँ के बारे में पूछे तो वह कह देगा कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है। यह सोचकर उसके मन में डेजी के प्रति छिपे हुए दुख और क्रोध प्रकट करती है। वास्तव में रमन अभी तक डेजी द्वारा दिए गए धोखे को भूल नहीं पाया था। वह उसे प्रेम करता था और विवाह की उम्मीद रखता था, लेकिन डेजी उसे छोड़कर चली गई। यह घटना उसकी वर्तमान उदासी का एक बड़ा कारण है।
जब रमन बच्चे की उम्र पूछता है तो गोपू स्पष्ट उत्तर नहीं देता। इससे पता चलता है कि वह बहुत छोटा है और भोला भी है। दूसरी ओर गोपू का ध्यान इन भावात्मक बातों से नहीं, वह केवल झूले का आनंद लेना चाहता है। वह उत्सुकता से पूछता है, यह पहिया तेज तेज कब चलेगा? इस प्रश्न से उसकी बात सुलभ, उत्सुकता और सरलता प्रकट होती है। रमन अब केवल बच्चे की देखभाल नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अपने भविष्य के बेटे के रूप में देखने लगा था। उसके मन में परिवार, घर और जिम्मेदारी से जुड़े अनेक सपने जन्म लेने लगते हैं। विशाल झूले पर बैठे हुए रमन गोपू से पूछता है कि क्या वह उसके साथ उसके घर चलेगा, लेकिन गोपू का ध्यान केवल खाने पर है। वह तुरंत कहता है कि उसे भूख लगी है। जब रमन बताता है कि उसके घर में चॉकलेट, आइसक्रीम, बबलगम और जलेबियां मिलेगी, तो बच्चा बहुत उत्साहित हो जाता है। गोपू मासूमियत से पूछता है कि क्या वह जितनी चाहे उतनी जलेबियां खा सकेगा या हर बार अनुमति लेनी पड़ेगी। रमन प्यार से कहता है कि सब कुछ उसी का होगा। यह सुनकर बच्चे के मुंह में पानी भर आता है। वह बताता है कि उसके पिता उसे अधिक खाने से रोकते हैं, क्योंकि ज़्यादा खाने से वह बीमार पड़ सकता है। यहाँ रमन पहली बार गोपू के वास्तविक माता पिता के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा इस विषय पर बात करने से बचता है। संभवतः उसे डर है कि यदि उसने अपने माता पिता का पता बता दिया तो उसे रमन से अलग कर दिया जाएगा और फिर उसे इतनी मिठाइयाँ और स्नेह नहीं मिलेगा। अब रमन पूरी तरह यह मानने लगता है कि गोपू उसके साथ रहेगा। वह अपने घर और जीवन की योजनाएं बनाने लगता है। उसे याद आता है कि अपने अपने घर में एक कमरा डेजी के लिए तैयार रखा था, जहां विवाह के बाद वह रहने वाली थी, लेकिन डेजी उसे छोड़कर चली गई। अब रमन सोचता है कि वह कमरा गोपू को दे देगा। वहाँ उसके खिलौने, किताबें, कपड़े और बिस्तर रखे जाएंगे। वह कल्पना करता है कि गोपू अकेला सोएगा, अपने सामान की देखभाल स्वयं करेगा। अगले ही दिन उसे स्कूल में दाखिल करा दिया जाएगा। वह नियमित रूप से पढ़ाई करेगा, बड़ा होकर एक अच्छा और संस्कारी नागरिक बनेगा। ये सब सोचते हुए रमन वास्तव में एक पिता की भूमिका में स्वयं को देखने लगता है। गोपू के साथ भविष्य की कल्पनाएं करते हुए रमन फिर अपने अतीत में पहुंच जाता है। उसे अपनी चाची की याद आती है, जो बचपन में उसके साथ रहती थी और घर की देखभाल करती थी। रमन ने केवल डेजी की सुविधा के लिए चाची को बनारस भेज दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि विवाह के बाद डेजी को उनके कारण परेशानी होगी। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह याद करता है कि चाची हमेशा उसके लिए भोजन तैयार रखती थी, घर आने पर दरवाज़ा खोलती थी, घर को जीवंत बनाए रखती थी। चाची के जाने के बाद और डेजी के छोड़ गए चले जाने के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब रमन अकेलेपन का अत्यंत मार्मिक चित्रण करता है। डेजी के जाने के बाद उसका घर सुनसान हो गया है। वह ठीक से खाना भी नहीं खाता है, कॉफ़ी तक बनाने की इच्छा नहीं होती है, होटल जाना पसंद नहीं करता है। सुबह उठकर उसे हर दिन बोझ जैसा लगता है। जीवन में किसी का इंतजाम नहीं बचा है। रमन महसूस करता है कि उसका घर धीरे धीरे एक खंडहर में बदलता जा रहा है। उसे लगता है कि मानो घर की चिड़ियाँ भी उसे छोड़कर चली गई हो। यह अकेलापन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावात्मक भी है। रमन को विश्वास हो जाता है कि गोपू के आने से उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। वह सोचता है कि घर में फिर से रौनक लौट आएगी, सभी फ्यूज बल्ब बदल दिए जाएंगे, घर फिर से चमक उठेगा। वह अपने काम पर ध्यान देगा, ग्राहकों के लिए नई साइन बोर्ड बनाएगा, अधिक पैसे कमाएगा ताकि बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सके। वह यहाँ तक सोचने लगता है कि आगे चलकर गोपू को ऊटी के प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल लवडेल में पढ़ाएगा। याद रखना है कि कौन सा स्कूल? लवडेल। इस प्रकार गोपू केवल एक बच्चा नहीं रह जाता है, बल्कि रमन के जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा, नई उद्देश्य का प्रतीक भी बन जाता है। अब रमन उत्साह से गोपू को स्कूल के फायदे बताता है। वह कहता है कि स्कूल में उसे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, लेकिन यह सुनते ही गोपू का चेहरा उतर जाता है। वह स्पष्ट रूप से कहता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जब रमन कारण पूछता है तो वह बताता है कि स्कूल के मास्टर उसे मारते हैं। यह सुनकर रमन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा अपनी बात पर अड़ा रहता है। तब रमन उसे प्यार से बहलाता है और कहता है कि अभी स्कूल की चिंता छोड़ो, पहले चॉकलेट खाओ। यह प्रसंग गोपू के बाल मन और शिक्षा व्यवसाय के प्रति उसके डर को दर्शाता है। विशाल झूले के बाद गोपू प्रदर्शनी में चलने वाले खिलौनों, रेलगाड़ियों में बैठने की जिद करता है। वह इतना आनंद लेता है कि एक चक्कर पूरा होने के बाद भी उतरता नहीं है।
लगातार कई चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खुशी कम नहीं होती है। रमन भी उसके साथ बैठता है और लंबे समय बाद जीवन का आनंद महसूस करता है। दिन भर के अनुभव के बाद रमन को एहसास होता है कि गोपू के कारण उसने स्वयं भी काफ़ी कुछ खा लिया है। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन बच्चे के साथ रहते हुए उसने भी भोजन किया है। उसे लगता है कि गोपू उसके लिए किसी टॉनिक की तरह है। उसके भीतर नई ऊर्जा आ गई है, जीवन फिर से अर्थपूर्ण लगने लगा है। ऐसा सब कुछ वो सोचता है। वह निर्णय करता है कि भविष्य में अपना खाली समय गोपू के साथ बिताएगा, उसे कहानियाँ सुनाएगा, उसके साथ एक नया जीवन शुरू करेगा। उसे रामायण कहानी भी बताएगा। कुछ दूर चलकर लड़का एक दुकान पर रुक गया, जहाँ कढ़ाई में बड़े बड़े बोंडे तलकर निकाले जा रहे थे। बोंडे ये एक साउथ इंडियन डिश है, तो तलकर निकाले जा रहे थे। रमन ने कहा कि अब और कुछ नहीं खाना है। रमन ने निश्चय कर लिया कि अब वह गोपू को और अधिक नहीं खाने देगा, क्योंकि दिन भर से मिठाइयाँ, आइसक्रीम और अन्य चीज़ें खाने के बाद उसे डर था कि कहीं बच्चा बीमार न पड़ जाए। जब गोपू एक दुकान पर रुककर गरम गरम बोंडों की ओर देखने लगा, तब रमन ने उसे मना कर दिया। इसके बदले वह उसे मेले के अन्य आकर्षण दिखाने ले गया। तोते का खेल, कुत्ते द्वारा ताश के पत्ते उठाना, मौत का कुआं में मोटरसाइकिल चलाने का प्रदर्शन। इन तमाशों को देखकर गोपू बहुत उत्साहित हो गया और खुशी से चिल्लाने लगा। गोपू का वास्तविक बाल स्वभाव सामने आता है। वह मेले में तरह तरह की शरारतें करता है, फूलों के गमले तोड़ देता है, पोस्टर फाड़ देता है, फव्वारों का पानी लोगों पर उछालता है, दूसरे बच्चों से लड़ पड़ता है और लड़कियों की चोटी खींच देता है, बल्बों पर पत्थर फेंकता है। इन हरकतों से रमन को परेशानी तो होती, लेकिन आश्चर्य रूप में वह नाराज नहीं होता। उसके मन में पिता जैसा स्नेह उत्पन्न हो चुका था। वह बच्चे की शरारतों को उसकी उम्र का स्वाभाविक गुण मानता है। रमन सोचता है कि उचित शिक्षा और मार्गदर्शन मिलने पर बच्चा स्वयं सुधर जाएगा। वह मानता है कि बच्चों के विकास को रोके बिना उनका पालन पोषण किया जाना चाहिए। कुछ देर बाद वे मेरी गो राउंड के पास पहुंचे। मतलब मेरी गो राउंड का मतलब ये लकड़ी के जो घोड़े वाला झूला होता है ना, लकड़ी के घोड़े वाला, उसमें दूसरे बच्चों को लकड़ी के घोड़ों पर सवारी करते देखकर गोपू भी उसी पर बैठने की जिद करने लगता है। रमन को डर लगता है कि कहीं बच्चा अकेले बैठकर फिर खो न जाए, इसलिए वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गोपू अपनी जिद पर अड़ा रहता है। रमन उसका ध्यान भटकाने के लिए पास में चल रही फिल्म दिखाने का प्रस्ताव रखता है। वह कहता है कि फिल्म में शेर, चीते, बंदर दिखाई देंगे। गोपू अनिच्छा से उसकी बात सुनता है। रमन गोपू को अपने कंधों पर बिठाकर फिल्म दिखाने ले जाता है। हालांकि बच्चा भारी है, उसके जूते कपड़े गंदे कर रहे हैं, उसके जूते ना वो कपड़ों को गंदा कर रहे हैं। वह लगातार अपने पैर चला रहा है, मतलब वो अनिच्छा से पैर चला रहा है वह। फिर भी रमन उसे प्यार से उठाए रहता है। यह दृश्य दर्शाता है कि रमन अब वास्तव में गोपू को अपने बेटे की तरह मानने लगा है। वह चाहता है कि बच्चा उससे निराश न हो और उसका विश्वास बना रहे। जब फिल्म में कोई शेर या बंदर नहीं दिखाई देता तो गोपू एक नई मांग कर देता है, उसे गेंद चाहिए। रमन तुरंत वादा करता है कि उसके लिए एक गेंद खरीदेगा। वह तो यहाँ तक सोचने लगता है कि एक नहीं बल्कि दो गेंदें खरीदेगा, एक खेलने के लिए और दूसरी सुरक्षित रखने के लिए। यह दर्शाता है कि रमन अपने मन में पूरी तरह पिता की भूमिका स्वीकार कर चुका है। तभी कहानी में अचानक मोड़ आता है। कंधे पर बैठा गोपू अचानक किसी को देखकर जोर से चिल्लाता है, अम्मा अम्मा। वह तुरंत रमन के कंधे से उतरकर दौड़ पड़ता है। रमन भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहाँ उसे एक ग्रामीण परिवार दिखाई देता है, एक मजबूत किसान जैसा आदमी, एक अधेड़ महिला और दो लड़कियाँ। उनके आसपास सामान के बंडल पड़े थे। स्पष्ट था कि वे खरीदारी करके गांव लौटने वाले थे। गोपू सीधे उन्हीं लोगों के बीच पहुंच जाता है। गोपू को देखते ही उसके परिवार वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। किसान जैसा आदमी गुस्से से उसे पूछता है, कहाँ गायब हो गया था शैतान, कहाँ चला गया था शैतान। फिर वह गोपू को एक जोरदार थप्पड़ भी मार देता है और उसका कान मरोड़ने लगता है। गोपू दर्द से चीख उठता है। यह दृश्य देखकर रमन का हृदय द्रवित हो जाता है। वह आगे बढ़ता है और कहता है, मत मारो मत मारो। लेकिन अब स्थिति उसके हाथ में नहीं थी। गोपू की माँ आगे बढ़कर बच्चे को बचा लेती है और उसे अपने पास खींच लेती है। इसी क्षण रमन समझ जाता है कि उसके सारे सपने समाप्त हो चुके हैं। जिस बच्चे को वह अपना बेटा मानने लगा था, जिसके लिए उसने भविष्य की योजनाएं बना ली थी, जिसके कारण उसने जीवन में आशा लौट आई थी, वह वास्तव में किसी और का बच्चा था।
गोपू के परिवार के मिल जाने के साथ ही रमन के सारे जो कल्पनाएं थी उनका भी अंत हो जाता है। वह चुपचाप मेले से बाहर निकल जाता है और सरयू नदी के किनारे स्थित अपने घर की ओर चल पड़ता है। उसके मन में फिर वही खालीपन लौट आता है, लेकिन अब वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। कुछ समय के लिए ही सही, गोपू ने उसके जीवन में स्नेह, आशा और पितृत्व की भावना जगा दी थी। तो इसी के साथ ये स्टोरी हो जाती है कंप्लीट। तो हमने यहाँ पर 31 स्टोरीज कर ली है। और इस वीडियो के कमेंट में आपको बता दीजिए कि आपकी वो मैकबेथ चाहिए या फिर अ टेल ऑफ टू सिटीज़ चाहिए, क्योंकि दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो आप जिसके लिए भी ज़्यादा डिमांड करेंगे, मैकबेथ या अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जिसकी भी ज़्यादा कमेंट आएगी उसकी कल से ही वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। उसकी पार्ट 1 मतलब पार्ट बाय पार्ट हम समरी देखेंगे और बढ़िया डिटेल में देखेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो पर भी अच्छे से लाइक करें। अगर इस पर बढ़िया लाइक आते हैं तो जल्दी से जल्दी हम मैकबेथ या फिर अ टेल ऑफ सिटीज़ दोनों में से एक करवा देंगे, और अगर बाद में टाइम रहा तो फिर दूसरी वाली भी करवा देंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।